तो आज का टॉपिक जो हम लोग क्लियर करने वाले हैं वो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है और उसपे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यूनिफॉर्मली। हाँ, उससे आर डिस्टेंस पे या कहीं पे भी हमें क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मतलब एक समान आवेशित चालक तार के द्वारा हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है। क्लियर है? अच्छा, इसमें इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर बोला है या कंडक्टर बोला है। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर कंडक्टर करने का क्या मतलब, यहां से लेके यूरोप तक, जापान तक, कैलिफोर्निया तक? नहीं 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 नहीं, इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। फिलहाल मैं एक वायर बनाता हूं, यहां पे हमने एक वायर बनाया है जो यूनिफॉर्मली चार्ज है। तो यूनिफॉर्मली चार्ज हमने पॉजिटिव चार्ज ले लिया है, नेगेटिव चार्ज भी ले सकते हैं। ठीक है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है। क्लियर है बच्चा? अच्छा सर, ये तो इनफाइनाइट लॉन्ग का नहीं दिख रहा है, मतलब अनंत लंबाई तो नहीं दिख रही है, मतलब क्या है, ये इनफाइनाइट लेंथ क्यों बोला जा रहा है? क्यों? क्योंकि इससे जो दूरी मान लेते हैं, इससे हमें आर दूरी पर, यहां आर दूरी पर इस पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्लियर है? यहां पे हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो ये जो आर है ना, ये जो आर है वो इस तार, इस कंडक्टर के लेंथ के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है। बात समझ में आएगा? अब 1 लाख रुपया लेके एक आदमी आया, हमने भी उसमें 5 रुपया का योगदान दे दिया, तो हम उसके रिस्पेक्ट में क्या है, मेरे रिस्पेक्ट में वो इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइटली लॉन्ग कहने का मतलब कि किसी चालक तार को हमने लिया है, मानते हैं 1 मीटर का, तो उससे 10 मीटर दूरी पर जाके हम विद्युत क्षेत्र का गणना नहीं कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड 10 मीटर दूरी पर नहीं निकाल रहे हैं। अगर 1 मीटर का तार लिया तो उसके रिस्पेक्ट में 1 सेंटीमीटर पर 2 सेंटीमीटर पे क्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर जो इससे दूरी हुआ वो इस चालक तार के लिए क्या हो गया, ये चालक तार उसके रिस्पेक्ट में इनफाइनाइटली लॉन्ग। क्या इतना बात क्लियर हो गया कि इनफाइनाइटली लॉन्ग कहने का क्या मतलब हुआ? इनफाइनाइटली लॉन्ग कहने का मतलब हुआ इस चालक तार की जो लंबाई होगी वो ज्यादा होगी और जितनी दूरी पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने जा रहे हो काफी छोटी, कुछ नहीं। और ये क्या है, ये जो हम निकाल रहे हैं ये गॉस लॉ का एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला जो होता है वहां से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो ये बात क्लियर हो गया। ये एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर से आर दूरी पर हमें क्या लेना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड। ठीक, अब गॉस क्या बोलते हैं? गॉस बोलते हैं कि जहां पे भी आपको, मतलब हमारे पास गॉस का फॉर्मूला, पहले ये बताओ, ये पता है क्या, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस ई डॉट ds इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू इन अपॉन एफ। यहां पे देखो ई है ना, तो यहां से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। ठीक है ना, यहां से हम इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस लॉ का यूज करते हुए निकाल सकते हैं। ठीक, तो अगर हमें गॉस लॉ अप्लाई करना है तो हमें क्या चाहिए, क्लोज सरफेस चाहिए, बंद आकृति चाहिए, क्योंकि क्लोज सरफेस के लिए ही गॉस का लॉ एप्लीकेबल है। और आकृति आप जैसा चाहो, हाँ, आप स्फेरिकल चाहो, आप सिलिंड्रिकल चाहो, आप क्यूबिकल चाहो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल हमें सिलेंडर ज्यादा अच्छा लग रहा है तो मैं एक सिलिंड्रिकल सरफेस अज्यूम कर रहा हूं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। यहां से हमने मान लिया कि इतना ही दूरी इधर भी यूनिफॉर्म, हम यहां पे भी ऐसे। ठीक है, और ये एक क्या अज्यूम कर रही है, क्या अज्यूम कर रही है, एक सिलेंडर। ये हमने एक सिलेंडर यूज किया है क्लोज सरफेस के लिए। अच्छा, एक और चीज लिखा गया है, यूनिफॉर्मली चार्ज। यूनिफॉर्मली चार्ज मतलब एक समान आवेशित, और आपने पढ़ा है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पढ़े थे? अरे रैखिक आवेश घनत्व, लैम्डा बराबर क्या होता है, क्यू बाई एल। ये पढ़ा है कि नहीं? आप जानते हैं कि लैम्डा को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और ये क्या होता है, क्यू अपॉन एल होता है ना, चालक तार की लंबाई। ये भी बात आपको पता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
अब जो सिलेंडर जो हम लिए हैं उसका हम लेंथ अज्यूम करते हैं कि ये हाइट भी बोल सकते हो लेंथ भी बोल सकते हो, फिलहाल हम एल अज्यूम कर रहे हैं। क्या है? एल। तो इसके अंदर जो चालक तार आया उसकी भी लंबाई क्या होगी? एल होगी। अरे उसका भी लेंथ एल होगा। सिलेंडर का जितना लेंथ हमने अज्यूम किया है उतना ही लेंथ अंदर होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां तो? तो इस वायर पे जो भी चार्ज था, एल लेंथ के वायर पे कितना चार्ज इसके अंदर होगा, एल लेंथ के वायर के कारण कितना इस पे चार्ज होगा, ये कैसे फाइंड आउट होगा? जो भी चार्ज क्यू होगा वो एल लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है और हमें पता है लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है? लैम्डा है? तो एल लेंथ की लंबाई पर हमने जो लेंथ लिया है वो कितना लंबा लिया है? एल। तो हमारे पास जो इनसाइड होगा, क्यू इनसाइड होगा, क्यू इनसाइड जो होगा वो किसके बराबर होगा? लैम्डा इंटू एल के। अरे इस सिलेंडर के अंदर जितना चार्ज होगा वो किसके बराबर होगा? एल इंटू लैम्डा। 1 मीटर पे 10 कूलम चार्ज है तो 10 मीटर पे कितना होगा? मल्टीप्लाई कर दो लेंथ से। ये तो यही ना बता रहा है, चार्ज डेंसिटी बता रहा है कि 1 मीटर पे कितना होगा, तो एल मीटर पे कितना होगा? एल से मल्टीप्लाई कर दो। क्यू इन इतना ही सिलेंडर के अंदर चार्ज है ना, क्यू इन इस सिलेंडर के अंदर इतना ही चार्ज है या नहीं? क्लियर है क्या? तो गाउस लॉ के अनुसार यहां पे जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो किसके बराबर होगा? लैम्डा अपॉन लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, तो फिलहाल हमें क्यू इन मिल गया। हमें क्या मिल गया है? क्यू इन मिल गया। कोई दिक्कत? फिर से समझो, हमने क्या बोला? ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है लेकिन हमने जो सिलेंडर लिया है वो एल लेंथ का लिया है, तो इसके अंदर वायर भी कितने लेंथ का आया होगा? एल लेंथ का आया होगा, क्योंकि लीनियर चार्ज डेंसिटी बराबर होता है चार्ज अपॉन क्या? एल। आए एल से लैम्डा को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू मिल जाएगा, और ये क्यू कौन सा है? जो इस सिलेंडर के अंदर है, तो इसीलिए हमने क्या लिखा? क्यू इन, इनसाइड। अच्छा, अब बहुत ध्यान से समझिएगा। अब मैं इस फॉर्मूला के लिए जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आया था ई डॉट डीएस के लिए, हम सारे फिगर में आपको डायरेक्शंस बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से। अच्छा, ये जो यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है इसके ऊपर अगर प्लस चार्ज है तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे गुजर रहा होगा? परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होता है? आउटवर्ड, बाहर की ओर, और सरफेस से हमेशा क्या? परपेंडिकुलर। हाँ, अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, हम देखें अगर, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की ओर होगा। अरे इस वायर से पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से क्या है? बाहर की ओर। चाहे हम इधर भी देख रहे होंगे तो इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? बाहर की ओर होगा। तो नहीं, ये जितने भी कर्व सरफेस है, ये सिलेंडर का जो भी कर्व सरफेस है उस पे सबके तरफ क्या होगा? बाहर की ओर, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। होगा या नहीं? अच्छा, इस सरफेस पे जो ऊपर सर्कल बन रहा है सिलेंडर के, यहां पे भी अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा? आउटवर्ड, बाहर की ओर। यहां पे भी अगर देखा जाए, इस फील्ड पे भी देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा? बाहर की ओर। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा सर, हमें केवल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से काम नहीं चलने वाला है, हमें एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन चाहिए, क्षेत्रफल सदिश का भी डायरेक्शन चाहिए। और एरिया वेक्टर क्या बोलता है? परपेंडिकुलर आउटवर्ड फ्रॉम द सरफेस, परपेंडिकुलर आउटवर्ड फ्रॉम द सरफेस। अब एक सिलेंडर अज्यूम कर रहे हो तो ऊपर वाला सरफेस तो सर्कल है, ऐसे है, तो उसपे परपेंडिकुलर आउटवर्ड ऊपर की ओर। मतलब अगर इस सरफेस पे हम बात करें, इस सरफेस पे, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक ये क्या बोल सकते हैं? एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो ऊपर की ओर होगा। क्या होगा कि नहीं? और यहाँ पे एंगल कितना बन रहा होगा? 90 डिग्री। यहाँ पे जो ई और डीएस के बीच जो एंगल बन रहा होगा थीटा बराबर क्या बन रहा होगा? अरे कोई दिक्कत है क्या? एग्जैक्टली यहाँ पे नीचे जो सर्कल है, एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर आउटवर्ड फ्रॉम द सरफेस है, तो नीचे का सर्कल ऐसे सर्कल है, अंदर तो जाएगा नहीं, कहां आएगा? आउटवर्ड फ्रॉम द सरफेस परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे भी एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कहां होगा? बाहर की ओर, नीचे। यहाँ पे भी एंगल कितना बन रहा होगा? थीटा बराबर क्या?
अरे बन रहा होगा या नहीं? कोई दिक्कत है क्या? अब क्या बना? कर्व सरफेस बचा। कर्व सरफेस कहीं पे भी कोई भी सरफेस पे हम थोड़ा सा एरिया ले ले डीएस है, तो इसका डायरेक्शन कहाँ होगा? उस कर्व सरफेस से परपेंडिकुलर बाहर, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी परपेंडिकुलर कहाँ आ रहा है? बाहर की। ये डीएस का डायरेक्शन होगा है। तो कर्व सरफेस पे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री, बिकॉज बोथ आर कमिंग एट 90 डिग्री एंगल आउटवर्ड फ्रॉम द सरफेस है। दोनों का दोनों 90 डिग्री पर बाहर आ रहा है, आ गया नहीं? तो इस दोनों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस के बीच जो एंगल यहाँ पे थीटा बन रहा है वो क्या बन रहा है? 0 बन रहा है नहीं? क्या इतना बात समझ में आया? अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर हमें निकालना है बच्चा लोग, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स 3 सरफेस से निकल के आ रहा होगा। अरे चार्ज अंदर रखे हैं तो इसकी कितने सरफेस है? ऊपर वाला एक, नीचे वाला एक और कर्व वाला एक, 3 तरफ से आ रहा होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहां से आ रहा होगा? 3 तरफ से आ रहा होगा या नहीं? चलो इसको हम बोल देते हैं 1, सरफेस 1, इसको बोल देते हैं सरफेस 2, और इस वाले को बोल देते हैं सरफेस 3। ठीक है, कर्व। ठीक है, तो पहला वाला के लिए हम क्या लिखेंगे? हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड E है और क्या है? एरिया वेक्टर डीएस है, और पहले वाले सरफेस के लिए हमने 1 दिया। पहले वाले सरफेस के लिए डीएस और ई के बीच का एंगल कितना है? तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? cos ऑफ 90 डिग्री प्लस, अभी कहानी खत्म नहीं हुआ भैया, अभी कहानी खत्म नहीं हुआ। दूसरा वाला सर्कल यहाँ पे दूसरी जगह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स यही होगा ना? चलो तो प्लस ये वाला सरफेस हम 2 लिख दे रहे हैं। अच्छा सर यहां क्लोज का नहीं लगा रहे हैं, अरे पूरा मिलकर क्लोज है, ये एक सरफेस है, ठीक है ना? सो यहां पे क्या होगा? ई डीएस, और यहां पे भी cos ऑफ क्या? 90 डिग्री होगा या नहीं? अच्छा, प्लस ये 3 पे क्या होगा? ई डीएस, और यहाँ पे cos ऑफ 0 होगा या नहीं? अच्छा, ये बराबर होगा बच्चा लोग, ये बराबर होगा किसके बराबर? गॉस लॉ के बराबर, मतलब Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन कांस्टेंट। अरे कोई दिक्कत है क्या? ये फार्मूला किसी को कोई दिक्कत है क्या? पिछले क्लास में गॉस लॉ का हमने डेरिवेशन करवाया था। हाँ, अगर आपको दिक्कत हो तो पिछला लेक्चर बिल्कुल देखिए, ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या होगा बच्चा लोग? यहाँ पे होगा Q इन का वैल्यू मैंने निकाला था, तो लैम्डा L अपॉन। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी? 3 सरफेस था, तीनों से हमने फ्लक्स कैलकुलेट किया। क्लियर है बच्चा लोग? चूंकि ये cos 90 डिग्री है तो ये वैल्यू कहां चला जाएगा? 0। फिर ये भी वैल्यू कहां चला जाएगा? 0। इतनी बात तो क्लियर हो गई। मतलब सर जो होगा यही होगा। अच्छा, अब क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है या नहीं, ये थोड़ा सर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम जानते हैं के क्यू अपॉन, ये फॉर्मूला जानते हैं है? तो चार्ज तो सब जगह यूनिफॉर्मली है, क्यू तो कांस्टेंट है हर जगह। अच्छा, अब यहां से आर दूरी जो हमने लिया है, ये यहां से भी आर दूरी उतना ही होगा, आर दूरी इतना ही होगा, आर दूरी इतना ही होगा, आर दूरी इतना ही होगा, मतलब हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? कांस्टेंट। अरे भैया आर तो हर जगह क्या है? इस सिलेंडर के बीच से अगर ये वाला दूरी निकालो तो उतना ही होगा, ये वाला निकालो उतना ही होगा, ये वाला निकालो उतना ही होगा कि नहीं? आर सेम, आर क्या है? सेम। तो इसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा? सेम। और जब इंटीग्रेशन में कोई कांस्टेंट होता है बच्चा, तो वो कहां आ जाता है? बाहर आ जाता है। कहां? ठीक है। सो हमने यहां पे लिखा कि भाई सबसे पहले तो अब ये हो गया ई डी एस, और cos थीटा का वैल्यू क्या हो गया? 1 इक्वल्स टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, तो यहां से ई कहां आ गया? बाहर। इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा? डीएस, ठीक है, इक्वल्स टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन। होगा कि नहीं? अच्छा, अब एक बात बताओ कि डीएस
मतलब छोटा 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 एरिया कैलकुलेट किया जा रहा है। कौन सा एरिया कैलकुलेट किया जा रहा है? यही कर्व सरफेस। इसको छोटा 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 करके जोड़ा जा रहा है। तो जब जोड़ के बाहर आएगा तो 2 पाई आर एच के बराबर है। और एच यहाँ पे क्या होगा? एल होगा। अरे भाई सिलेंडर का पेरीमीटर आपको पता है ना, ये अगर आर है ये एच है तो 2 पाई आर एच, यही ना होता है सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच होता है या नहीं? अरे होता है कि नहीं? 2 पाई आर एच। क्लियर है बच्चा? सो यहां से ये वाला वैल्यू कितना आने वाला है? 2 पाई आर एच। अरे थर्ड सरफेस कौन सा है? कर्व एरिया। और 2 पाई आर एच मतलब 2 पाई आर एच मतलब एल। एच मतलब क्या है? यहाँ पे एच को क्या बोले हैं? एल बोले हैं। यहाँ पे एल बोले। क्लियर बच्चा? चलो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत, कोई परेशानी है क्या किसी को? अब बताओ, ये एल और ये एल कैंसिल हो जाएगा और यहां से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल के आएगा वो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आएगा। अरे नहीं रहेगा, बस इसको उठा के नीचे रख दिए, इसको उठा के नीचे रख दिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास ये होगा। या फिर एक बंदा ये बोले कि नहीं सर हम तो ऐसा लिख दे रहे हैं, के लैम्डा अपॉन आर, तो उसका हम भाग काट देंगे क्या? अरे सर ऐसे कैसे लिख दिया? सोचो, अच्छा टू छोड़ दिया, टू के लैम्डा अपॉन ऐसे कैसे हो गया सर? अगर मैं 2 ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं और 2 नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 4 हो जाएगा। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं? के। अरे 1/4 पाई एप्सिलॉन। अरे बच्चा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं? के बोलते हैं या नहीं? तो ये तो 4 हो जाएगा। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलती है? के। नीचे 2 से मल्टीप्लाई किए थे, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई किए थे, तो वो 2 ऐसे ही रह गया। अरे वो 2 ऊपर रह गया तो 2 के लैम्डा अपॉन आर। क्या ये बात समझ में आया? अरे बात समझ में आया क्या? सो किसी इनफाइनाइटली लॉन्ग, अच्छा इसमें से डायरेक्शन नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है। हाँ, तो डायरेक्शन अगर देंगे तो ये कहां जाएगा? आउटवर्ड, पॉजिटिव चार्ज होगा तो, और अगर नेगेटिव चार्ज होता तो कहां था? इनवर्ड। तो डायरेक्शन आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर है ना? अरे क्लियर है क्या? सो दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर विच इज यूनिफॉर्मली चार्ज। तो किसी इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के द्वारा आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमारे पास फॉर्मूला ये रहा या फिर ये रहा। कोई दिक्कत है क्या? एक बार फिर से शुरू से मैं बताना चाह रहा हूं, ठीक है ना? एक बार क्विक रिवीजन देखते हैं। हमने क्या बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट लॉन्ग वायर या कंडक्टर बोलिए। हमने एक कंडक्टर बनाया जो यूनिफॉर्मली चार्ज था, ठीक है, और इससे कितनी दूरी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है? जिसको हमने स्मॉल आर अज्यूम किया। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो ये गॉसेस लॉ का एप्लीकेशन है, और गॉसेस लॉ के लिए हम जानते हैं ये फॉर्मूला। बच्चा जानता है कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds इज इक्वल टू q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन। अब हमने बोला कि अगर ये वायर यूनिफॉर्मली चार्ज है तो यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, लीनियर डेंसिटी लैम्डा इक्वल्स टू q अपॉन क्या होता है? L होता है या नहीं? तो इसके अंदर कितना चार्ज होगा वो q इन बराबर क्या होगा? लैम्डा इनटू L। चार्ज डेंसिटी से किसको मल्टीप्लाई करूंगा? उससे पता चल जाएगा इसके अंदर कितना चार्ज है। ठीक है, ये हमने जानते हैं। ठीक है, सो गाउस लॉ में हम बोल सकते हैं टोटल चार्ज लैम्डा है डिवाइडेड बाय क्या? एप्सिलॉन। ये तो हो गया, लेकिन अब मुद्दा है कि भाई ये कैसे कैलकुलेट होगा? ये तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन का फॉर्मूला है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? जितने भी सरफेस से बाहर निकल रहे होते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कमिंग आउट फ्रॉम एन एरिया। ठीक है ना? एरिया से बाहर है। तो अब अगर चार्ज रखे हैं तो ये भी यहां पे 3 सरफेस होगा, 1 2 और 3।
तीनों से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए हमें दो चीज का डायरेक्शन चाहिए होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का और एरिया वेक्टर का। एरिया वेक्टर ऑलवेज सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड जाते हुए, और नेगेटिव चार्ज होगा तो इनवर्ड आते हुए, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, सो हमने बोला कि सरफेस 1 बोल दो, सरफेस 2 बोल दो। पहले वाले सरफेस पे हम अगर एरिया वेक्टर देखें तो सर्कल ऐसा है, एरिया वेक्टर कहां, ऊपर, लेकिन पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर जाता है, तो इस दोनों के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनेगा, एग्जैक्टली नीचे वाले सेकंड सरफेस पे बनेगा। अब इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये सिलेंडर है, इसके बीच में वायर रखा हुआ है, तो वायर से पॉजिटिव चार्ज है तो सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जा रहा होगा, परपेंडिकुलर। और उस सिलेंडर के किसी भी पोर्शन पे अगर एरिया वेक्टर भी देखे तो कहां जाएगा, बाहर की ओर परपेंडिकुलर, तो इस दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, 0। तो मैंने बोला कि यहाँ पे 3 तरीके से इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, पहला, दूसरा और तीसरा। क्योंकि यहाँ पे cos थीटा 90 है तो दोनों 0 हो गया, मतलब केवल कर्व सरफेस ही फ्लक्स देगा, केवल कर्व सरफेस ही फ्लक्स देगा। अरे सोचो ना, सिलेंडर है, चार्ज वायर है, तो ऐसे ही जा रहा होगा ना, ऊपर जो सर्कल है उस पे ऐसे ऐसे कहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जाएगा कि फ्लक्स आएगा, खुद अज्यूम करो ना। ये वाला जो है, क्योंकि चार्ज तो ऐसे है, तो चार्ज तो ऐसे ऐसे भेज रहा होगा, तो ऊपर कहां से आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सर्कल को क्रॉस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। सो यहाँ पे हमारे पास दोनों के बीच में एंगल क्या था, 0 डिग्री, जो 0 डिग्री लिख रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है K/R, हर जगह है। एक सिलेंडर के बीच में अगर एक तार रख दिया जाए तो वहां से हर जगह की दूरी क्या होगी, है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, कांस्टेंट है। तो अगर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो कांस्टेंट क्वांटिटी कहां जाएगा, बाहर। अब इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, छोटा छोटा एरिया, और एरिया निकाल किसका रहा है, कर्व सरफेस, तो छोटा छोटा एरिया आप निकालिए, लास्ट में जोड़ के हमको बताइएगा तो हम खुद बता दे रहे हैं। तो वो कितना होगा, 2πr, h होता है, h की जगह पर यहाँ पे क्या है, सो l ले लिए, ठीक है ना, l ले लिए, यहां से हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया, E × 2πr l, और ये लैम्डा l अपॉन एप्सिलॉन नॉट, l क्या हो गया, कैंसिल आउट, यहां से ही कर दिया। अब हमने क्या किया, यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों तरफ क्या कर दिया, E = यहाँ पे 2 लैम्डा अपॉन, नीचे भी 2 से गुना करेंगे, है, तो 2 गुना क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r हो जाएगा, है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आप क्या बोलते हैं, कि 2 है, 2 रंग से लैम्डा, और नीचे क्या बचा। सो दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यही आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर है बच्चा, कोई दिक्कत, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो अगला हम लोग क्लियर करने जा रहे हैं कि हॉलो स्फीयर है, हाँ, स्फेरिकल सेल मतलब क्या, हॉलो। सो हॉलो स्फीयर है, वो यूनिफॉर्मली चार्ज है, और उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक हॉलो स्फीयर बना दी, ठीक है भैया, है, और ये यूनिफॉर्मली क्या है, चार्ज। सर आप हर बार पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं, नेगेटिव क्या नहीं ले रहे हैं, अरे उड़ता हुआ तीर हम क्यों ले, क्लियर है ना, इसलिए बाहर जाए। अगर नेगेटिव चार्ज लेते तो बस क्या हो जाए, बाकी कुछ नहीं, ठीक है ना, ठीक है। और इसका रेडियस जो है बच्चा लोग, इसका रेडियस हम अज्यूम कर ले रहे हैं कैपिटल आर। क्या अज्यूम कर लिए, कैपिटल आर रेडियस अज्यूम कर लिए, और हमसे किसी ने इस पॉइंट पर हमसे क्या पूछा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अगर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है तो हम एक गॉसियन सरफेस अज्यूम कर लेंगे, क्लोज सरफेस, वो भी क्या होगा, स्फीयर होगा। तो एक हम स्फीयर अज्यूम कर ले रहे हैं जिसकी दूरी उन्होंने बताया है, लेट्स से ये जो दूरी है ये स्मॉल आर दूरी पर, यहां पे आर अभी कैपिटल आर से क्या है, ठीक, बाहर। सो ये पॉइंट क्या है, आउटसाइड। तो हमने एक स्फीयर क्या किया, अज्यूम किया, ठीक है ना। एक क्या कर लिया हमने,
ऑल्दो ये स्फीयर मजा नहीं आ रहा है, तो ऐसा हमने स्फीयर, ठीक है, स्फीयर। अब इस पूरे स्फीयर पे हमने मान लिया, क्योंकि पूरा का पूरा स्फीयर इसके अंदर है, तो पूरे स्फीयर पे हमने मान लिया कि क्यू चार्ज, तो पूरा का पूरा क्यू चार्ज इसके अंदर आ गया, आ गया कि नहीं? अज्यूम कर रहे हैं टोटल चार्ज ऑन द स्फीयर इज क्या? क्यू है। टोटल चार्ज ऑन स्फीयर क्या है? क्यू है। अच्छा, तो हमारे पास Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा टोटल फ्लक्स अकॉर्डिंग टू क्या? गाउस के नियम। अच्छा, दूसरा हमें क्या, हमें तो ये पता है ना कि क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds इक्वल्स टू Q इन अपॉन क्या? ये तो हमें पता है। चलो, तो गॉस के लिए तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। लेकिन अब इसके लिए क्या होगा? अब इसके लिए तो हमें दो चीज करना पड़ेगा, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखना पड़ेगा और एरिया वेक्टर भी देखना पड़ेगा, और दोनों का डायरेक्शन देखना पड़ेगा। अब बताओ, स्फीयर है, इस स्फीयर के बीच में ये स्फीयर है, तो एज ए सेंटर है, यहां से पॉजिटिव चार्ज बाहर निकल रहा है, तो सरफेस से कैसा निकलेगा? परपेंडिकुलर। अरे फुटबॉल के अंदर है तो कहीं से भी क्या निकलेगा? परपेंडिकुलर आउटवर्ड। और स्फीयर पे कहीं पे भी एरिया वेक्टर लोगे तो भी क्या होगा? परपेंडिकुलर आउटवर्ड। अरे होगा कि नहीं? मतलब यहां से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, यहां से देखा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, यहां से देखा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। हाँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, समझ में आ रहा है क्या? सारे जगह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां निकल रहा होगा? बाहर की ओर, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। क्या बात समझ में आ रहा है? और किसी भी पॉइंट पे अगर मैं एरिया वेक्टर ले लूं ds, तो इसका भी डायरेक्शन क्या होगा? परपेंडिकुलर आउटवर्ड। मतलब ds का भी डायरेक्शन क्या होगा? इसी डायरेक्शन होगा या नहीं? मतलब यहां पे दोनों के बीच जो थीटा बनने वाला है वो क्या बनने वाला है? 0 डिग्री। स्फीयर के किसी भी पॉइंट पे आउटसाइड ऑफ द सरफेस, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो, चाहे वो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हो, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होता है। दोनों एक दूसरे के पैरेलल मतलब दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल, क्योंकि दोनों सरफेस के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। बात समझ में आया क्या? क्लियर है? अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर की किसी भी पॉइंट पे क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि ये हॉलो स्फीयर एज ए सेंटर का काम कर रहा है, और सेंटर से सारे पॉइंट की दूरी क्या है? स्मॉल आर। अरे इस सेंटर से इसका भी दूरी स्मॉल आर, यहां पे भी दूरी स्मॉल आर, ये भी दूरी सब स्मॉल आर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे फिर से क्या है? कांस्टेंट है या नहीं? अच्छा, तो यहां पे हम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? E ds कॉस ऑफ क्या? 0 डिग्री, क्योंकि एक ही सरफेस है, यहां पे सरफेस 2 4 तो है नहीं। अरे सिलेंडर में 3 सरफेस था, यहां तो सारा वही वाला सरफेस है। और ये क्या हो जाएगा? पूरा चार्ज हमने माना है Q, तो Q अपॉन क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन। चूंकि cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है और E कांस्टेंट है, तो E कहां आ जाएगा? पिक्चर से बाहर, और ds हो जाएगा इक्वल टू Q अपॉन क्या? एप्सिलॉन। ठीक है, और ds मतलब उस गोले के बाहरी हिस्से को, मतलब सरफेस को छोटे छोटे भाग में करके जोड़ के हमको निकालना है, लेकिन अल्टीमेट जोड़ के जब निकालेंगे तो क्या आएगा? 4 पाई r स्क्वायर। स्फीयर का सरफेस एरिया पता है ना? ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा E 4 पाई r का क्या? r का क्या? स्क्वायर इक्वल्स टू Q अपॉन क्या? एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से E का वैल्यू कितना हो जाएगा? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। अरे होगा कि नहीं बच्चा? अरे बताओ। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है? इलेक्ट्रिसिटी कांस्टेंट के है। तो या तो आप ये बोलो, और नहीं तो E इक्वल्स टू क्या बोलो? KQ अपॉन r स्क्वायर। और यहां पे हमारे पास r ग्रेटर देन क्या है? क्या है? ये बात बिल्कुल दिमाग में रखिए, यहां पे जो हमारे पास स्मॉल r है वो
कैपिटल आर से बड़ा है, मतलब दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड ऑफ स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल के आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ये होगा। क्लियर है बच्चा? क्लियर है? अच्छा, अब दूसरा, एट द सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल। एट द सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल अगर बात करते हैं तो ये जो कैपिटल आर है वो किसके बराबर हो जाएगा? कैपिटल आर के जो स्मॉल आर है वो किसके बराबर होगा? अरे कोई बोले कि इसके सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा, तो हम गॉसियन सरफेस जस्ट इसी के अराउंड ले लेंगे या नहीं? तो इसके अंदर टोटल चार्ज कितना आ जाएगा? क्यों? अरे सरफेस पे अगर हम देख रहे हैं तो हम गॉसियन सरफेस उसी के जस्ट आउटसाइड में ले लेंगे, है? सरफेस पे बोल रहे हैं तो अब ये जो चार्ज है उसका लंबाई चौड़ाई मोटाई समझ रहे हो कितना कम है, तो जो स्फीयर अज्यूम किए होंगे उसके रेडियस आर और उसमें कोई अंतर नहीं होगा। कोई अंतर होगा क्या? है? अरे तो यूं समझो कि इस स्मॉल आर का वैल्यू क्या हो जाएगा? कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। अरे नहीं हो जाएगा। सरफेस पे अगर हम निकालेंगे, यहां पे निकालेंगे तो ये जो स्मॉल आर है घटाते घटाते किसके बराबर ला दो? आर के बराबर ला दो। बात समझ में है क्या? अरे सरफेस पे आना तो इस आर को घटाते घटाते किसके बराबर ला लिए? कोई दिक्कत है क्या? तो यहां पे क्या हो जाएगा? एट द सरफेस E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? KQ अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। कैपिटल आर जहां पे क्या है? रेडियस ऑफ हॉलो स्फीयर है। अरे समझ में आया? है? ये क्या हो गया? एट द सरफेस, एट द, ठीक है ना, एट द सरफेस। अच्छा, अगर हॉलो स्फीयर के अंदर किसी ने बोल दिया कि हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो हॉलो स्फीयर के अंदर अगर हम कोई भी गॉसियन सरफेस बनाते हैं तो उसके अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं होगा, क्योंकि चार्ज कहां स्प्रेड होता है? ऑन द सरफेस ऑफ मटेरियल। ये तो हॉलो है तो कहां? बाहर की ओर सरफेस में। तो अगर इनसाइड हॉलो स्फीयर के खोखले गोले के अंदर अगर आपसे पूछ दिया क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो कितना होगा? 0, क्योंकि कोई चार्ज ही इनक्लोज नहीं होगा। अरे कोई चार्ज इनक्लोज होगा क्या? है? तो यहां पे ये भी बात दिमाग में रखिएगा कि इनसाइड ऑफ स्फेरिकल सेल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा? इनसाइड ऑफ स्फेरिकल सेल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? 0। ये बात समझ में आया क्या? है? और एट द सरफेस रेडियस के बराबर, और अगर आर बड़ा है, आउटसाइड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है ना? होगा या नहीं? अरे कोई दिक्कत है? अरे कोई दिक्कत है? हाँ, चलो अब इसके बीच थोड़ा सा हम ग्राफ देखते हैं। फिलहाल इसको नोट कीजिए। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच, मतलब आर के बीच जो ग्राफ होगा, ठीक है ना, ध्यान से सुनिए। इस पॉइंट पे जब स्मॉल आर किसके बराबर हो जाए? कैपिटल आर, मतलब सेंटर से लेके स्फीयर के सरफेस तक आने में इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या मिलेगा? 0, क्योंकि कोई भी चार्ज इसके अंदर नहीं होगा, है? लेकिन जैसे ही सरफेस के पास जाएंगे सडनली आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा ना, अचानक से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा बताओ? के कैपिटल Q अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर के बराबर होगा। अच्छा, इसके आगे बढ़ेंगे तो फिर इस आर का वैल्यू बढ़ेगा, और वो भी कैसा? स्क्वायर के फॉर्म में। तो आपका वैल्यू क्या हो जाएगा? क्योंकि ये क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, विद्युत कर्मानुपाती है, तो ये पैराबोलिक क्या होगा? घटे। बात समझ में आ रहा ना? कैपिटल आर से और भी आर बढ़ेगा तो ये धीरे धीरे क्या होगा? घटेगा। तो ये आपका ग्राफ है, ठीक है ना? ये आपका क्या है? ग्राफ है इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ठीक है ना? हॉलो स्फीयर के सेंटर से इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस रेडियस की। क्लियर बच्चा? ठीक है, इसके आगे हम लोग देखते हैं।